Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Russian Dream channel. Hope you all are doing well. Здравствуйте, добрый दिन, как ваши дела? आज की वीडियो बेसिकली एक Q&A सेशन है क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और मैं इंडिविजुअली सबकी क्यूरीज का जवाब नहीं दे पाई थी, तो आई थॉट कि मुझे एक Q&A सेशन कंडक्ट करना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आज की इस वीडियो में सबसे पहला सवाल एक भाई ने मेरे से पूछा है कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल और जो मेरा पासपोर्ट है उस पे मेरे डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किस में करेक्शन करवाई जाए. तो बेहतर ऑप्शन कौन सा रहता है अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में या फिर आपके CNIC पासपोर्ट में आपकी स्पेलिंग के नेम डिफरेंस हैं या फिर आपके फादर नेम के स्पेलिंग में डिफरेंस आ जाता है, बाज़ दफ़ा एजुकेशनल में अलग होते हैं और पासपोर्ट में अलग. अगर आपने अटेस्टेशंस नहीं करवाई, अपने डॉक्यूमेंट अभी अटेस्ट नहीं करवाए एजुकेशनल, तो बेहतर है कि आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के जो स्पेलिंग है वो अपने पासपोर्ट आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एक सिस्टर ने मेरे से पूछा था कि प्लीज़ आप बता दें कि कौन-कौन सी चीज़ें लानी चाहिए और लगेज में क्या-क्या कैरी करना चाहिए, व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग. तो मैंने एक इस पर पहले बहुत महीने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बना दी थी. अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर आप देख सकती हैं, मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. लेकिन मैं आपको फिर भी मेन बता देती हूँ कि जैकेट्स एंड जो आपके स्नो बूट्स हैं वो कभी भी पाकिस्तान से मत लीजिएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान से आपको जैकेट या स्नो बूट मिलेंगे उसमें वो फ़र नहीं लगा होगा और वो यहाँ की सर्दी के हिसाब से नहीं होंगे. यहीं के हिसाब से जो थर्मल जैकेट है वो लीजिएगा जो रेन रेजिस्टेंट होती है. मैंने भी खुद यहाँ आकर ली थी. यहाँ पर एक शॉप है स्पोर्ट्स मास्टर, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं. मैं इसका ये हैंड बैग भी अटैच कर देती हूँ स्पोर्ट्स मास्टर का, ताकि अगर आपको ये स्टोर यहाँ मॉस्को में नज़र आए आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं. मैंने खुद भी यहाँ से ही आके अपनी जैकेट ली थी जो कि रेन रेजिस्टेंट थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें अभी तक वीज़ा नंबर नहीं आया. कुछ लोग अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हैं, सेकंड स्टेज पर हैं या थर्ड स्टेज पर हैं, स्पेशली रनर अप्स. तो देखें ये काम मिनिस्ट्री का है. इस साल बहुत ज़्यादा डिले है. इवन अभी भी कुछ बच्चे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनको दिसंबर के स्टार्ट की अब अपॉइंटमेंट मिल रही है एम्बेसी से अपने वीज़ा नंबर इतने डिले आने की वजह से. तो होप मत छोड़िए, अभी दिसंबर के एंड तक सेमेस्टर चलता है और कुछ बच्चे दिसंबर के एंड तक भी आते रहते हैं. तो ये यूनिवर्सिटी का काम है आपको मैनेज करने का. अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि आप आ सकते हैं, आप अपने वीज़ा नंबर का भी वेट करें, तो वेट करें. कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैंने स्क्रीनशॉट देखा था. मैं कोई पैनिक इंड्यूसिंग बात नहीं करना चाहती, मुझे भी ये सर्कुलेटिंग स्क्रीनशॉट मुझे भी नज़र आया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि 1 नवंबर तक एनरोलमेंट प्रोसेस है. अगर तब तक आपका वीज़ा नंबर आ जाता है तो ठीक है, वरना आपको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये मैंने भी सुना था, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो मैं इस पे कोई भी पैनिक इंड्यूसिंग कमेंट किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए नहीं करना चाहती जिस चीज़ पर मैं खुद श्योर ना हूँ. लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन दे रही है तो वो लेते रहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मुस्लिम शावर कहाँ से मिलेगा. तो ये एक बेसिक नीड है हर पर्सन की, आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है. ये आपको टेमू से मिलेगा और मैं इसका लिंक और इसकी पिक्चर भी अटैच कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए. और दूसरा ये आप किसी भी बॉटल के साथ अटैचमेंट्स मिलती हैं, ये भी एक मंगवा लें तो बेहतर रहेगा. इससे भी आपकी काफ़ी आसानी हो जाएगी. तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमें अभी तक ईमेल का जवाब नहीं आ रहा है एम्बेसी की तरफ से, क्या करें. तो क्योंकि इस दफ़ा अगेन इतना ज़्यादा रश है और इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का लेट वीज़ा नंबर आया है मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इस वजह से एम्बेसी पर अब जाकर लोड पड़ा है. जब मैं गई थी सितंबर में अपना वीज़ा नंबर अप्लाई कर आ गया था और सारी चीज़ें हो गई थी, इन्विटेशन लेटर आ गया था. तो जिन दिनों मैं गई थी उन दिनों ओपन डोर्स के जो स्पेशली विनर्स थे उनका भी वीज़ा नंबर नहीं आया था. उस टाइम बिल्कुल भी रश नहीं था. लेकिन जब मैं उसके बाद दोबारा गई एक दफ़ा एम्बेसी में, जो काम पड़ा एम्बेसी से, तो बहुत ज़्यादा रश था. लेकिन परेशान मत हो, अगर एम्बेसी ईमेल का भी जवाब नहीं दे रही तो कॉल करके ट्राई ज़रूर करें, अपनी पूरी कोशिश करें. बाकी इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएँगी. इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास कि वीपीएन कौन-सा अच्छा है? तो वीपीएन जो मैं डाउनलोड करके लाई थी वो था ऑर्नेट, और जो मेरे फ़ोन में था, और जो मेरे लैपटॉप में था वो ओपेरा ब्राउज़र था. ओपेरा ब्राउज़र में बिल्ट इन वीपीएन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओपेरा ब्राउज़र यहाँ बिल्कुल भी नहीं चल रहा. और फ़ोन में भी जो वीपीएन था ऑर्नेट मेरे पास, वो भी सही से नहीं चल रहा था. वो उससे सिर्फ़ थोड़ी-सी जो थी वेबसाइट्स वो चल रही थी और ऐप्स चल रही थी, लेकिन बाकी चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही थी. तो फिर मेरी जो रूममेट है शी टोल्ड मी कि आप जंप जंप वीपीएन करके लाएँ, मतलब इंस्टॉल करें. तो वो मैंने फिर किया, तो अब काफ़ी चीज़ें मेरी चल रही हैं. इसके अलावा मॉस्को का जो पूरा एरिया है उसमें फ्री वाईफ़ाई है, मॉस्को वाईफ़ाई के नाम से. तो जब आपको सिम मिल जाती है आपकी, तो आप अपने फ़ोन नंबर पे, रशियन फ़ोन नंबर पे अपना जो नेट है फ्री वाईफ़ाई थ्रू आउट मॉस्को में आपको एक्सेस मिल जाती है. मतलब आप मॉस्को में कहीं भी ट्रैवल करें तो आप वो फ्री वाईफ़ाई से कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं अगर आप रास्ते में और आपके पास अगर डाटा नेट नहीं है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये लोग नहीं बताते. सो आई एम टेलिंग यू. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे यूनियन पे का कार्ड चलता है कि नहीं. ये एक किसी ने कमेंट किया था और मुझे ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि उन्होंने इतना सोचा है इस बारे में, क्योंकि यूनियन पे जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि ये एक चाइनीज़ पेमेंट सिस्टम है. ये अमेरिकन या यूरोपियन सिस्टम नहीं है जैसे मास्टर कार्ड है. तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ पर चल जाती हैं. चाइनीज़ ऐप्स जैसे चैट जीपीटी है वो यहाँ पर नहीं चलती, लेकिन डीप सीक जो है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एआई के लिए चाहिए या अपने असाइनमेंट्स के लिए चाहिए होता है हमें एआई अब, तो आप डीप सीक यूज़ कर सकते हैं या जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चल रहा है. लेकिन जो चैट जीपीटी है वो नहीं चल रहा और ना ही मास्टर कार्ड, लेकिन यूनियन पे चल रहा है. अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओपन डोर स्कॉलरशिप
की जो सेकंड स्टेज है उसके बारे में बताएं। देखें, सेकंड स्टेज में आप लोगों को पता होगा कि 3 आवर्स का टेस्ट होता है, जो कि आपको फुली मॉनिटर्ड टेस्ट होता है। उसमें आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकते। आपकी साउंड डिटेक्शन भी होती है, आपकी आई मूवमेंट डिटेक्शन भी होती है, और आपके हैंड भी नजर आने चाहिए। पिछली दफा तो इन्होंने रूल चेंज किया था, क्या मतलब आपके हैंड भी विजिबल होने चाहिए कैमरा में। तो चीटिंग तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते उसमें। और अब इन्होंने प्लस इस साल चीटिंग प्रोटोकॉल्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और चीटिंग लोग ना कर सकें, इसलिए इन्होंने ओरल टेस्ट भी ऐड किया है। अब क्योंकि ये एक न्यू चीज़ उन्होंने ऐड की है, तो हम जो लास्ट ईयर के पार्टिसिपेंट्स हैं हमें इतना नहीं पता, लेकिन एज फार एज आई नो और जितना मैंने वेबसाइट पे पढ़ा है, मुझे लगता है, अगेन आई एम स्पेकुलेटिंग, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, आपके सामने एक क्वेश्चन पॉपअप होगा और आपने उसका वीडियो में जवाब देना होगा। यानी जैसे ही आपका 3 आवर्स का टेस्ट खत्म होगा, एंड पर आपके सामने 10 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा और आपने उसका ऑन द स्पॉट जवाब देना होगा वीडियो पर ही। मतलब कोई इंटरव्यूअर आपका टेस्ट नहीं लेगा। इन्होंने अपनी चीटिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मजीद स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, और अपनी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मजीद वेरीफाई करने के लिए कि जेन्युइन कैंडिडेट है, मेरिट पर आ रहा है कि नहीं, इसको मेक श्योर करने के लिए इन्होंने एक क्वेश्चन ऐड किया है, जिसमें आपको ओरली उनको जवाब देना होगा बाय मेकिंग अ वीडियो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि आप अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। तो मैंने पहले भी बताया था कि इमिग्रेशन एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी टफ था। 3 घंटे बिठाए रखा था और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे। और ऐप्स का जिन जिन का आपने ख्याल रखना है वो है बेसिकली मेटा की ऐप्स, यानी आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सारी चीज़ें वो बहुत चेक करते हैं। तो बेहतर है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट करके आएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोग्राम क्या हमें वापस आना होगा या फिर वहीं रह सकते हैं, क्या होगा। तो जब आपका मास्टर्स या आपको आरवीपीओ मिल जाता है, आपको 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा वीज़ा भी मिलता है उसी आरवीपीओ के साथ। यानी जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं और टीआरसी आपको मिलती है, तो उसी में आपका 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा वीज़ा होता है। तो बेसिकली आपको फॉरन वापस नहीं भेज देते, आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं कि अगर आप वहीं सेटल होना चाहते हैं। आपको उसके लिए रशियन भी आनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। रेड डिप्लोमा एंड ब्लू डिप्लोमा, उसका भी डिफरेंस होता है। वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ चल के बताऊंगी, लेकिन मेन बात ये है कि आपको फॉरन वापस नहीं भेजते, आपके पास 6 मंथ्स एक्स्ट्रा होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं। हम ओपन डोर्स के विनर हैं, हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी कि नहीं, क्योंकि जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसमें बैंक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। बैंक स्टेटमेंट अटैच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसकी जगह आप अपना रेफरल लेटर अटैच कर दीजिएगा, या फिर जो मिनिस्ट्री का पोर्टल है उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद किसी ने पूछा कि आप करेंसी कितनी लेके आई थी। तो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ कि मैं $1500 लेकर आई थी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। मैक्सिमम आप 5000 तक ला सकते हैं, और मिनिमम आप $1000 तक ला सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे मेडिकल में क्या क्या पूछा। मेडिकल में बेसिकली आपको 7-8 डॉक्टर चेक करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। और आपसे वो बेसिकली आपकी मेडिकल हेल्थ के बारे में ही पूछते हैं। आपका एक्सरे होता है, फ्लोरोग्राफी जो जिसको कहते हैं, वो होगी आपकी। और इसके अलावा जो सर्जन है वो आपको चेक करेगा, स्किन स्पेशलिस्ट चेक करेगा। आपसे पूछेंगे कि आपका कोई प्रीवियस कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई इंजरी तो नहीं हुई, इस तरह के सवाल पूछेंगे। और आपको कोई मेडिकल डिजीज तो नहीं है। मैंने पहले भी बताया था मुझे अस्थमा, तो मैंने उनको बता दिया था क्लियरली कि मैं अस्थमेटिक पेशेंट हूँ। और इसके अलावा सर्जरी का पूछा था, तो वो भी मेरी काफ़ी पहले हुई थी एक, तो वो भी मैंने उनको बता दिया था कि मेरी काफ़ी पहले एक माइनर सर्जरी हुई थी न्यूरोफाइब्रोमा की। तो वो बेसिकली आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ही पूछेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे। और आपका ब्लड टेस्ट वगैरह लेंगे और फिर 1 या 2 दिन में आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेग्रेंस की बॉटल कितनी ला सकते हैं। तो ये आपकी एयरलाइन पर डिपेंड करती है। आप अपने लगेज में जितनी मर्जी ला सकते हैं, लेकिन आप अपने हैंड कैरी में जो फ्लाई दुबई है या एयर अरेबिया, उसके रूल्स के हिसाब से कि आप अपने हैंड कैरी में 100 ml से ज़्यादा की जो फ्रेग्रेंस की बॉटल है, या जो कोई भी लिक्विड आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, वो 100 ml से ज़्यादा की बॉटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसी ने कहा था कि हमने सुना है कि जो 2024 के कैंडिडेट्स थे ओपन डोर के, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। उनको वीज़ा नंबर आने के बाद भी जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो ये सही इन्फॉर्मेशन है या गलत? तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। एम्बेसी आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट करती है अगर आप स्कॉलरशिप विनर हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रशियन कब से आती है और आपको कितने मंथ लगे सीखने में। तो मुझे ना सिर्फ रशियन आती है, आई ऑल्सो स्पीक जर्मन। तो मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक है। शायद मेरी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंटेलिजेंस, क्योंकि हर एक की अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। किसी की लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, किसी की काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, डिपेंड्स। मुझे शौक है सीखने का, और मैंने किसी से सीखी नहीं है, मैंने खुद सीखी है। जर्मन भी और रशियन भी खुद ही मुझे पढ़ने का शौक है। तो मैंने तकरीबन 6 से 7 महीने में सीख ली थी, मतलब A2 कर ली थी 6 to 7 मंथ्स में। और लास्ट में मैं अभी तक जो भी मेरे खर्चे हुए हैं ना, वो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ, एक नोट में लिख देती हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि शुरू में आकर आपके कौन-कौन से खर्चे होंगे, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। तो होपफुली आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर मैं कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पका-पका।